हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटरफियरेंस इंटरफियरेंस ऑफ ऑफ वेव, ठीक है, बाय ए वेज शेप फिल्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यही तो देखा था। हमने क्या किया था, एक वेज शेप फिल्म ली और उससे इंटरफेरेंस देखा। अब हमने डिस्कस किया था कि वेज शेप क्या होता है, कि देखो ये एक लेयर है जो, फिर अब तक हमने क्या पढ़ा, एक फिल्म कुछ इस तरह से पढ़ी है, एक थिन फिल्म। ठीक है, उसमें क्या होता है, दोनों जो लेयर है अपर और लोअर, वो दोनों पैरेलल होती है। इसमें क्या होती है, जो अपर लेयर है वो लोअर लेयर से एक एंगल क्रिएट करती है जिसको हमने बोल दिया था अल्फा। ठीक है, अब तक तो हमारी ये बात हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमने ये पाथ डिफरेंस निकाला था। क्या निकाला था? पाथ डिफरेंस। ठीक है, और वो कितना आया था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा, यही तो आया था। भाई देखो, अगर किसी ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो लेक्चर देखो, तभी ये समझ आएगा, क्योंकि हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात क्या है, हमने क्या देखा था, पाथ डिफरेंस। ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा। तो उसके बाद हमने क्या किया था, मैक्सिमा की कंडीशन निकाली थी। वो क्या थी, जो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा वो किसके इक्वल आया था, n+1/2 लैम्डा। ठीक है, और वैसे ही मिनिमा के लिए क्या आया था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, यही तो आया था। अब भाई हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिंज विड्थ। ठीक है, यहां जो भी इंटरफेरेंस के बाद जो भी फ्रिंज बनेगी हम उसकी विड्थ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बात ये कि फ्रिंज कहां, कैसे, किस तरह से बनेगी। देखो, ये हमने वो वेज शेप फिल्म ली। अब क्या होता है, हम कंसीडर ये करके चलते हैं, जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, प्लेन वेव है। ठीक है, जो इंसिडेंट वेव है वो प्लेन वेव है। प्लेन वेव का मतलब है जो जितने भी ये रे आ रही है वो सारी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है ना। अब बात ये है कि ये जो प्लेन वेव है वो इस ऊपर वाले सरफेस के साथ सेम एंगल बनाएगी। मतलब देखो, यहां पर अगर जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करते हो, सॉरी, यहां पर जैसे ही आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये सभी से सेम एंगल क्रिएट करेगी। ठीक है, वो एंगल आई होगा। सही है, ये सभी से सेम एंगल क्रिएट करेगी। और चूंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो क्या है, पूरे में यूनिफॉर्म है, सेम है, तो इसका मतलब जो आर है वो भी सेम होगा। ठीक है, ये बात समझो भाई। देखो, प्लेन वेव की यही तो होती है कि वो जिस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो उसमें सभी जो रे हैं वो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगी। मतलब जो आई होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसी तरीके से आर भी क्या होगा, सेम होगा। सही है, यहां तक बात हुई। अब देखो, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उस रे की जो यहां पर इंसिडेंट हो रही, इस एज के ऊपर। ठीक है, इस एज के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इस एज के ऊपर, ये देखो कुछ इस तरह से है ये एज। ठीक है, इस एज के ऊपर क्या होगा, ये दोनों लेयर ऑलमोस्ट एक बन जाएगी। ठीक है, ध्यान देना भाई इस बात पे। यहां एज पे क्या होगा, यहां पर ये इंसिडेंट हुई, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्ट करके वो वापस भी तो रिफ्लेक्ट होगा ना। ठीक है, यहां पर एक रे आई, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, उसी तरीके से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों जो रे हैं उनके बीच फेज डिफरेंस कितना आएगा, स्टोक्स लॉ से, याद है ना स्टोक्स लॉ, उसकी वजह से फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई का। सही है, फेज डिफरेंस पाई का आ जाएगा। तो इन दोनों रे के बीच में कौन सा फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज। ठीक है, क्योंकि मान लो इंसिडेंट रे ये थी और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे थी वो ये थी। सही है,
ये थी, तो किस तरह का बनेगा? देखो ये एक दूसरे से पाई आउट ऑफ फेज है, तो इसका मतलब कैसी फ्रिंज बनेगी? डार्क। तो मैं यहां पर बना देता हूं एक डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब देखो भैया, अब आप आ जाओ इस वाले पे। ठीक है, अब हम देखो यहां पर हम बात करते हैं किसकी? पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, लेमडा। ठीक है, किस किस पे डिपेंड करेगा? म्यू है, कांस्टेंट है भैया। आर है, वो भी सेम है सभी के लिए आर सेम है ना। वैसे ही सभी के लिए अल्फा भी सेम है, और जो वेवलेंथ वो भी सेम है सबकी। ठीक है, इसका मतलब जो सारा जो इक्वेशन है वो किसका खेल है? इस टी का। सही है ना? है ना? तो जो भी ये वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा? इस टी पे। सही है, इसका मतलब क्या है? जो पहला हमारा डार्क फ्रिंज बन गया, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा वो कब बनेगा? जब हम n इक्वल्स टू कितना पुट करें? 1 पुट करें। ठीक है, तो मान लीजिए n अगर हम 1 पुट करते हैं तो वो देखो और कुछ वेरी नहीं कर रहा। अगर और कुछ वेरी करता तब तो ये वाले डिस्टेंस हम कुछ भी ले लेते, सॉरी ये वाली डिस्टेंस वेरी होती। लेकिन जब ये सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है, वो क्या होगी? सिर्फ टी पे डिपेंड करेगी। सही है, ये वाली जो डार्क फ्रिंज बन गई। ठीक है, उसी तरीके से इनके बीच में क्या होगा? एक देखो यहां पर 1/2 है, इसमें तो ये तो पूरा है। ठीक है, देखो जो ये देखो यहां से जो डार्क फ्रिंज बनेगी, मैं लिख देता हूं डार्क फ्रिंज, वो कहां कहां बनेगी? लेमडा n इक्वल्स टू 0, फिर क्या बनेगा? 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट है, वो कहां कहां बनेगी? λ/2, मतलब इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में। और बोलो 3 λ/2, 5 λ/2। ये तो जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो इसके बीच में बनेगी। सही है, बस ये बात समझ लेना भैया, आपने मतलब जीत लिया आप। ठीक है, अब देखो अब बात क्या है? अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां पर टी रखते हैं। देखो इसके लिए टी की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए कुछ और होगी टी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी। अब देखो, अब हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं? हम कैलकुलेट करने वाले हैं फ्रिंज विड्थ। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? फ्रिंज विड्थ, जिसको मैं डिनोट करूंगा बीटा से। ठीक है, ये आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी कर चुके हैं, जिसमें आप फ्रिंज विड्थ निकालते थे। वही काम आप यहां करना है। अब देखो भाई, फ्रिंज विड्थ होती क्या है? कोई भी दो डार्क फ्रिंज या फिर कह लो कोई भी दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, कोई भी दो डार्क या फिर कोई भी दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है वो होता है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब भाई अब हम देख लेते हैं। देखो यहां तो ये तो 0 पे आ गया। ठीक है, ये तो 0 पे आ गया। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो मिनिमा के लिए। ठीक है, अब हम n इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, क्या आएगा? 2 म्यू टी कॉस r प्लस अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, ये बात हुई, यहां तक हुई। अब हम क्या करते हैं? ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करके चलो भाई, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें टी क्या है? ये वाला टी है, ये एंगल है अल्फा। 10 लगा दो भैया यहां पे। 10 अल्फा क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। 10 अल्फा क्या होगा? टी अपॉन बिट्टा। टी अपॉन ये वाली जो लेंथ क्या है? बिट्टा। ठीक है, तो टी अपॉन बिट्टा। तो भैया अब ये वैल्यू कौन सी पुट करोगे? टी की वैल्यू आ गई यहां हमारे पास बिट्टा 10 ऑफ अल्फा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो भैया। टी आ गया आपके ये। तो अब बिट्टा की वैल्यू क्या आएगी यहां से? बिट्टा बोलो, टी ओवर 10 अल्फा। सही है, अब टी की वैल्यू यहां से निकाल लो। ठीक है, यहां से जैसे टी की वैल्यू निकालेंगे ये इधर चले जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू 10 अल्फा कोस आर प्लस अल्फा। सही है, अभी तक तो भाई हमने ज्यादा कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, इतना ही किया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये मान लेते हैं इफ अल्फा इज
वेरी स्मॉल, ठीक है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तब जो 10 अल्फा होता है वो क्या हो जाता है, चलो 10 अल्फा तो देखेंगे, 10 अल्फा तो 10 अल्फा ही रहता है, लेकिन जो आपका ये है ना कोस आर प्लस अल्फा, वो बन जाता है कोस आर, ठीक है। अब इस कोस आर को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है। अब वही रिलेशन लेके आओ भाई, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर क्या हो जाएगा यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ही ये क्या आ जाएगा आपका, बताओ बताओ बताओ, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो भैया बीटा की, देखो बीटा की वैल्यू पुट करोगे, म्यू से म्यू कट जाएगा, सही है, क्या बचेगा, ये बचेगा लैम्डा अपॉन 2 10 अल्फा, क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन 2 10 अल्फा इंटू में ये वाला म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गई भैया आपकी फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये माजरा क्या है, ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रिंज विड्थ है, मतलब किसी भी दो डार्क फ्रिंज के बीच की विड्थ या फिर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की विड्थ, बात तो एक ही है, ठीक है। इनके बीच की विड्थ वो किस किस पे डिपेंड करेगी, पहला तो ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ पे कैसे भाई, ये आपको ये बात तो पता ही है, जैसे वो प्रिज्म, देखो भाई जहां भी ऐसी कुछ बात हो ना, प्रिज्म में इमेजिन कर लिया करो, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, जैसे हम एक व्हाइट लाइट उस पे इंसिडेंट करवाते हैं, तब वो क्या होती है, अलग अलग लाइट में डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर्स से मिलके बनी होती है। कलर्स क्यों, हाँ कलर से मिलके बनी होती है, और हर एक कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे लैम्डा आर है वो ग्रेटर देन होती है लैम्डा वी, सही है ना। हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो वेवलेंथ अलग अलग, इसका मतलब वो अलग अलग एंगल पे डाइवर्ट होगी, ठीक है। वो अलग अलग एंगल पे डेविएट होगी, उस वजह से हमें डिस्पर्जन दिखाई देता है, ठीक है। वही बात है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इस मीडियम के अंदर स्लो स्पीड से मूव करती है, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो भाई जल्दी से निकल जाती है, सही है। वही बात यहां पर है, ये जो फ्रिंज विड्थ है वो किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे, ठीक है। देखो यहां वही बात है कि जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना ही विड्थ बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा डेविएट होगा, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है अल्फा, ये जो वेज शेफ फिल्म के बीच में जो अल्फा एंगल है, ठीक है, ये एंगल आपका उस पे सॉरी ये फ्रिंज विड्थ आपका अल्फा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद है म्यू, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो भी इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे डिपेंड करता है भाई, ये अल्फा नहीं ये आई है, सॉरी, ठीक है, ये आई है। अब देखो भाई जो इंटरेस्टिंग बात है वो है ये, कौन सी, ये देखो पहला तो मैंने अल्फा का बता दिया ना आपको कि ये जो अल्फा है अगर आप इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप इसको अल्फा को बढ़ाएंगे तो आपका बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सही है ना। और अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं तो ये वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आई की, ठीक है, साइन स्क्वायर आई। अगर आप आई इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये टर्म बढ़ेगी, ये टर्म बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये माइनस है, ठीक है, इसमें से माइनस हो रहा है तो ये पूरी टर्म कम होगी, कम होगी, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा इसका मतलब बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप आई बढ़ाते हो तो बीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है भाई। और उसी तरह से आर की बात है, अगर आई बढ़ रहा है तो भाई आर भी बढ़ेगा, सही है, ठीक है भाई। ये बात हुई हमारे फॉर्मूला की। अब बात करते हैं कि अगर ये जो लाइट है, ये वेज शेफ फिल्म है ना, अगर ये जो लाइट है ये क्या हो, जो ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मली इंसिडेंट हो,
ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट होगी तब आई क्या हो जाएगा हमारा, 0। सही है, आई हमारा क्या हो जाएगा, 0। उस केस में ये तो गया भाई, सही है। और देखो पहला तो हमने ये माना आई, ठीक है। दूसरा हम क्या मानते हैं, ये जो अल्फा है वो टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब ये जो एंगल है वो बहुत बहुत कम हो जाए, तो tan अल्फा को हम क्या लिख देंगे, अल्फा। तो उस केस में आपका जो फ्रिंज विड्थ है बीटा वो आ जाता है λ/2 म्यू अल्फा। तो भाई ये आपका मेन रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।